हमारे साथ जो है नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे साथ वो है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स। ठीक है। न्यूरो एंडोक्राइन तो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर हमारे पास मेन जो है वो दो हैं, एक न्यूरोब्लास्टोमा है और एक पियोक्रोमोसाइटोमा। तो ये जो दो हैं न्यूरोब्लास्टोमा और पियोक्रोमोसाइटोमा, ये बोथ आर न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर किसे कहते हैं? ये वो न्यूरोप्लाज्म हैं, यानी वो कैंसर originating from the Kulchitsky and enterochromaffin like that occur in various organs। अच्छा, अब देखो न्यूरो एंडोक्राइन हमारे जिस्म के अंदर कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि न्यूरो एंडोक्राइन सेल है। अब न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये वो सेल्स हैं कि इनके पास मिसाल के तौर पर ये किडनी है, ये किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, ये एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला है। ये अब इस एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला के पास न्यूरॉन आया हुआ है और ये न्यूरॉन आगे कनेक्टेड 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 ब्रेन तक है। ठीक है। तो अब ब्रेन से इम्पल्स आता है, इन न्यूरॉन के जरिए से होता 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 इन न्यूरॉन के जरिए से एड्रिनल मेडुला के पास ये इम्पल्स आता है और इस इम्पल्स के रिस्पॉन्स असददा शायद है उम्र घाट। अच्छा, ये अच्छा जी, ये मैंने कटमल को जो है शहीद कर दिया है। अच्छा, तो ये आपके पास वो है अ, इस तरीके, मतलब ये न्यूरॉन्स हैं और ये आखिर में एड्रिनल मेडुला है। तो एड्रिनल मेडुला को न्यूरॉन से स्टिमुलस आता है और इस स्टिमुलस के रिस्पांस में एड्रिनल मेडुला है, इससे क्या रिलीज होते हैं? हार्मोन। मिसाल के तौर पर कौन से हार्मोन हैं? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। एड्रिनल मेडुला से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं ना। तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन क्या है? हार्मोन है। तो गौर से सुनो, वो सेल्स कि जिनको इम्पल्स न्यूरॉन के जरिए से आए, नर्वस सिस्टम से आए और वो रिलीज क्या करे? हार्मोन, एंडोक्राइन हार्मोन। तो ऐसे सेल्स को हम न्यूरो एंडोक्राइन सेल कहते हैं। और इन सेल्स में अगर ट्यूमर हो जाए तो हम इसको कहते हैं कि ये न्यूरो एंडोक्राइन सेल का ट्यूमर है। समझ आइए। यस सर। यस सर। अब ये जो न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स हैं हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे कलचुट्स की सेल, ये एक न्यूरो एंडोक्राइन सेल। एंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल, ये भी न्यूरो एंडोक्राइन सेल है। तो जब इनके अंदर ट्यूमर होगा, कैंसर होगा, नियोप्लेजिया होगा, तो हम कहेंगे कि ये न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स का ट्यूमर है। अब मुख्तलिफ आर्गन, जैसे हमने थायराइड के अंदर एक कैंसर पढ़ा था, मेडुलरी कैंसर, मेडुलरी कार्सिनोमा, याद है ना? मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड। यस तो सर। ये थायराइड के न्यूरो एंडोक्राइन सेल का ट्यूमर है। इसी तरह लंग्स में हमने पढ़ा था स्मॉल सेल कार्सिनोमा। तो ये जो लंग्स का स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, ये लंग्स के अंदर न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, उनका कार्सिनोमा है। पेनक्रियास के अंदर आईलेट सेल ट्यूमर। तो पेनक्रियास के अंदर अगर जो आईलेट सेल है वहां पे अगर ट्यूमर हो जाए तो वो बेसिकली आईलेट के जो सेल्स होते हैं वो न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, पेनक्रियास से हार्मोन रिलीज होते हैं। इसी तरह एड्रिनल ग्लैंड में, जो एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला है, एड्रिनल मेडुला, जहां से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होता है, वहां पर भी न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं और वहां पे अगर ट्यूमर हो जाए जैसे फियोक्रोमोसाइटोमा, तो ये वहां का ट्यूमर है। समझ नहीं आई आप लोगों को? तो हाँ ये यस। मुख्तलिफ जो है ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है, मुख्तलिफ आर्गन्स में हो सकते हैं। जैसे थायराइड के अंदर मेडुलरी कैंसर, ये एक न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर है। लंग्स के अंदर स्मॉल सेल कैंसर, पेनक्रियास के अंदर आईलेट सेल का ट्यूमर, एड्रिनल ग्लैंड में फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है। तो ये जो न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं इनके अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसका नाम है अमाइन प्रिकर्सर अपटेक डी कार्बोजाइलेज।
तो सिंपली ए पार्ट कहते हैं। यानी ए से अमाइन, पी से प्रिकर्सर, यू से अपटेक, डी से डीकार्बोजाइलेज। तो ये जो न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स हैं, दीज सेल न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स कंटेन अमाइन प्रिकर्सर अपटेक डीकार्बोजाइलेज। और ये सेल्स, इन सेल्स के अंदर ये वाला एंजाइम मौजूद होता है, अमाइन प्रिकर्सर अपटेक डीकार्बोजाइलेज। और ये सेल मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जैसे 5 हाइड्रोक्सी इनोल एसिटिक एसिड, इसका दूसरा नाम क्या है, सेरोटोनिन। न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेज यानी एनएसई, और क्रोमोग्रेनिन ए। ये मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स हैं जो कहाँ से रिलीज होते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन सेल से रिलीज होते हैं। समझ नहीं आई आप लोगों को? आइए सर। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि हमारे जिस्म के अंदर कुछ सेल ऐसे हैं कि जो कि जिनके पास, कुछ सेल ऐसे हैं, जैसे ये एक सेल है कि जिनके पास इम्पल्स जो है वो न्यूरॉन्स की तरफ से आता है, नर्व्स की तरफ से आता है, और इसके रिस्पांस में ये हार्मोन रिलीज करते हैं, एंडोक्राइन हार्मोन। तो इसलिए ऐसे सेल्स को हम न्यूरो एंडोक्राइन सेल कहते हैं। इन सेल्स के अंदर अमाइन प्रिकर्सर अपटेक डीकार्बोजाइलेज एंजाइम मौजूद होता है, और ये सेल्स मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन रिलीज करते हैं, जैसे 5 हाइड्रोक्सी इनोल एसिटिक एसिड, जैसे क्रोमोग्रेनिन, जैसे न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेज। ये मुख्तलिफ हार्मोन जो हैं वो इन न्यूरो एंडोक्राइन सेल से रिलीज होते हैं। समझ आइए? अब हमारे पास जो न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स के ट्यूमर हैं, थायराइड वाला तो हमने पढ़ लिया है, मेडुलरी कैंसर हमने थायराइड के टॉपिक में पढ़ा, लंग्स का स्मॉल सेल कार्सिनोमा भी हमने पढ़ा है। अब हम एड्रिनल ग्लैंड का फियोक्रोमोसाइटोमा पढ़ते हैं और न्यूरोब्लास्टोमा पढ़ते हैं। ठीक है? न्यूरोब्लास्टोमा और फियोक्रोमोसाइटोमा, ये दोनों कहाँ के ट्यूमर हैं, एड्रिनल मेडुला के ट्यूमर। ये लेट्स सपोज किडनी है, ये एड्रिनल ग्लैंड है, और ये लेट्स सपोज एक नॉर्मल इंसान का एड्रिनल मेडुला है। हाँ? अब जब बच्चे के अंदर, गौर से सुनो, मैं इधर लिख देता हूँ बच्चा, लेट्स सपोज ये बच्चे की किडनी और एड्रिनल, तो बच्चे के अंदर जो एड्रिनल ग्लैंड है, उसके अंदर जो एड्रिनल मेडुला है, इसके अंदर जब ट्यूमर होगा तो हम इसको कहते हैं, लेट्स सपोज ये ट्यूमर है, न्यूरोब्लास्टोमा। और बड़े इंसान में, एडल्ट में, लेट्स सपोज ये किडनी है, ये एड्रिनल ग्लैंड है, ये एड्रिनल मेडुला है, अब यहाँ पे ये ट्यूमर हो गया, लेकिन ये एडल्ट है, बड़ा बंदा है, तो हम एडल्ट के अंदर जो एड्रिनल मेडुला में ट्यूमर होता है, इसको कहते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। समझ आइए या नहीं आई? आइए सर। आइए। तो अब ये जो फियोक्रोमोसाइटोमा है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड के अंदर जो मेडुला है उसका ट्यूमर है, इसके बारे में ये देखो, फियोक्रोमोसाइटोमा मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल मेडुला इन एडल्ट्स। और ये ट्यूमर कौन से सेल्स का ट्यूमर है, एंटेरोक्रोमेफिन सेल। क्रोमेफिन सेल्स कौन से सेल्स हैं, अभी हमने पढ़ा, कल्चिट्स की सेल, देन एंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल। ये क्या है, ये न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स है। तो ये एड्रिनल मेडुला के अंदर क्रोमेफिन सेल्स जो हैं उनसे डिराइव्ड किया गया एक ट्यूमर। 25% ऑफ केसेस जो हैं, अगर आप 25% पेशेंट देखो फियोक्रोमोसाइटोमा के, तो उसमें वजह जो होती है वो म्यूटेशन होती हैं जीन्स के अंदर, जैसे NF1 न्यूरोफिब्रोमेटोसिस 1, ये एक जीन है, VHL वॉन हिप्पल लिंडा, ये जीन का नाम है, RET, ठीक है, और मेन 2A और मेन 2B के अंदर भी ये है, हमने पढ़ा था ना कल, मेन 2A और मेन 2B। तो जो 2A और 2B हैं दोनों के अंदर फियोक्रोमोसाइटोमा होता है। ठीक है, इन जीन्स की म्यूटेशन की वजह से ये वाला ट्यूमर
होता है एडल्ट के अंदर। अब इसमें रूल ऑफ 10 है, यानी 10% जो मरीज होते हैं उनमें ये मेलिग्नेंट होता है, यानी खतरनाक होता है, कैंसरस होता है। 10% में ये बाइलेटरल होता है, यानी दोनों गुर्दों में होता है, दोनों गुर्दों के ऊपर जो एड्रिनल मेडुला है उसमें होता है। 10% में एक्स्ट्रा एड्रिनल यानी एड्रिनल ग्लैंड से बाहर ऑर्गन्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। 10% कैल्सिफाई, मतलब 100 में से 10 मरीज जो हैं, यानी 10% लोगों में अगर फियोक्रोमोसाइटोमा हो जाए या ट्यूमर हो जाए तो उस ट्यूमर के अंदर कैल्शियम की डिपोजिशन भी हो जाती है, यानी कैल्सिफाई भी हो जाता है। और 10% मरीज इसके क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। मोस्टली तो ये एडल्ट्स में होता है ना, मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल मेडुला इन एडल्ट्स, लेकिन 10% ये बच्चों में भी हो सकता है, यानी हर 100 में से 10 मरीज बच्चे होंगे, बाकी सारे एडल्ट होंगे। समझ आइए। यस सर। अब सिम्टम्स क्या होंगे, देखो इस ट्यूमर से क्या रिलीज होगा, एड्रिनल मेडुला से क्या रिलीज होता है, क्या रिलीज होता है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ताहिरा, क्या यस रिलीज होता सर। है एड्रिनल मेडुला से, एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन दो हैं। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है। और नॉरएपिनेफ्रिन और जाहिर है जब ट्यूमर होगा तो फिर ज्यादा एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होंगे, ठीक है। और इन एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन से डोपामिन भी बन जाता है फिर। तो ये ऐसे ट्यूमर हैं कि जिससे एपिनेफ्रिन रिलीज होता है, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है और डोपामिन रिलीज होता है। अब एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ब्लड वेसल की क्या करता है, कंस्ट्रिक्शन। वेसोकंस्ट्रिक्शन। और हार्ट रेट को क्या करते हैं, तेज करते हैं। तो जब हार्ट रेट ज्यादा होगा, ब्लड वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। ज्यादा, यानी हाइपरटेंशन हो जाएगी। और ये एपिसोडिक हाइपरटेंशन होगी। पेशेंट आपका कभी बीपी ज्यादा होगा, कभी नॉर्मल होगा, कभी बीपी होगा ज्यादा होगा, कभी नॉर्मल होगा, एपिसोडिक हाइपरटेंशन होगी। क्योंकि सिम्टम्स जो है वो स्पेल्स में आते हैं। सिम्टम्स किस में आते हैं, स्पेल्स में। अब ये समझने की जरूरत है, पता है स्पेल्स में क्यों आते हैं सिम्टम्स, एपिसोडिक हाइपरटेंशन क्यों होगी, क्योंकि देखो ये जो एड्रिनल मेडुला है इसे एपिनेफ्रिन, नॉर्मली क्या रिलीज होते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये रिलीज होते हैं ना नॉर्मली। लेकिन जब यहाँ यस पे सर। और ये और एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन कब ज्यादा रिलीज होते हैं, ये किस चीज के हार्मोन्स हैं, स्ट्रेस हार्मोन, इमरजेंसी। स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, सिंपैथेटिक हार्मोन्स हैं, स्ट्रेस सिंपैथेटिक, स्ट्रेस सिंपैथेटिक, स्ट्रेस सिंपैथेटिक। तो जब आप स्ट्रेस में होंगे, जैसे जब आप भाग रहे होंगे या सीढ़ियों पे चढ़ रहे होंगे या आपको गर्मी लग रही है या आप डर रहे होंगे या आपको एंजाइटी होगी, नहीं आपकी बॉडी जब स्ट्रेस में होगी तो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन भी क्या रिलीज होंगे, ज्यादा रिलीज होंगे। तो जब आपके एड्रिनल ग्लैंड के अंदर मेडुला में ट्यूमर होगा तो बहुत ज्यादा एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होंगे। तो ये बंदा जब थोड़ी से स्ट्रेस में जाएगा तो बहुत ज्यादा मिकदार में एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद स्ट्रेस ठीक हो गया तो फिर एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन की मिकदार थोड़ी क्या हो जाएगी, काम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो बीपी फिर नॉर्मल पे आ जाएगा। इसी तरह फिर कभी स्ट्रेस चली गई अच्छा। तो चूंकि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन नॉर्मल हालात में भी एपिसोडिकली ज्यादा रिलीज होते हैं जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तो बंदे में जब ट्यूमर होगा तो एपिसोडिकली एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन बहुत ज्यादा मिकदार में रिलीज होंगे, इसलिए इस बंदे को एपिसोडिक सिम्टम्स होंगे, स्पेल्स में होंगे। सिम्टम्स आए फिर कुछ अरसे बाद ठीक हो गए, फिर आए फिर ठीक हो गए, यानी रिलैप्स एंड रिमिट, रिलैप्स एंड रिमिट। रिलैप्स मीन मतलब सिम्टम्स का आ जाना, रिमिट मीन सिम्टम्स का खत्म हो जाना, सिम्टम्स का आ जाना, सिम्टम्स का खत्म हो जाना। अब सिम्टम्स में कौन कौन से सिम्टम्स होंगे, इसमें 5 पी याद रखते हैं। पी से प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर, ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा। पी से पेन,
सर में दर्द होगा, हेडेक होगा। पी से परस्पायरेशन, परस्पायरेशन किसे कहते हैं? पसीना आना। क्योंकि स्वेट ग्लैंड जो हमारा पसीना बनाते हैं उसके ऊपर किस चीज के रिसेप्टर होते हैं? नॉरेपिनेफ्रिन के रिसेप्टर होते हैं। तो जब पियोक्रोमोसाइटोमा एड्रेनल मेडुला में ट्यूमर है तो एड्रेनल मेडुला में बहुत ज्यादा एपिनेफ्रिन और नॉरेपिनेफ्रिन रिलीज हो रहे हैं। ये बहुत ज्यादा नॉरेपिनेफ्रिन जाके बहुत ज्यादा स्वेट ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी, तो कहते हैं परस्पायरेशन। समझ नहीं आई? आई सर। इसी तरह पी से पल्पिटेशन, पल्पिटेशन किसे कहते हैं? हार्ट रेट का ज्यादा हो जाना, दिल की धड़कन का महसूस होना, टैकीकार्डिया नहीं, हार्ट रेट ज्यादा हो जाना। क्योंकि हार्ट के ऊपर नॉरेपिनेफ्रिन के रिसेप्टर होते हैं, तो जब बहुत ज्यादा नॉरेपिनेफ्रिन रिलीज होगा वो बहुत ज्यादा हार्ट को स्टिमुलेट करेगा, इसलिए हार्ट रेट क्या होगा? ज्यादा होगा। हार्ट 1 मिनट में ज्यादा ज्यादा। हाइपरटेंशन हो। पी से पालर, पालर क्यों? यानी इस बंदे का स्किन जो है वो आपको रेड नजर नहीं आएगा, बल्कि पेल नजर आएगा, जर्द किस्म का। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि देखो ये मेरा स्किन है ना, अब ये स्किन रेड क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि इसके अंदर ब्लड आ रहा है और ब्लड रेड कलर का होता है। अब देखो जब मैं इसको प्रेस करता हूँ, देखो जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो इसका शक्ल क्यों येलो हो गया था थोड़ी देर के लिए? देखो ना, मैंने प्रेस किया ना, ये थोड़ी देर के लिए येलो हो गया था। ये येलो या ये पेल क्यों हो जाता है? ब्लड नहीं आ रहा। क्योंकि ब्लड इसमें नहीं आ रहा ना, मैंने इसको प्रेस कर लिया, अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड वेसल प्रेस हो गए। तो नॉरेपिनेफ्रिन ब्लड वेसल की क्या करता है? कंस्ट्रिक्शन। तो स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल आई हुई होती है ना, ये क्या हो जाती हैं? कंस्ट्रिक्टेड। तो ये जब कंस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं तो स्किन के पास थोड़ा ब्लड आता है, क्योंकि ब्लड वेसल पहले इतना था जो स्किन के पास ब्लड को लेके आ रहा है। जब ज्यादा नॉरेपिनेफ्रिन रिलीज होगा तो ये कंस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा ब्लड आएगा, तो स्किन के अंदर थोड़ा ब्लड आएगा तो स्किन की रेडनेस कम हो जाएगी, यानी स्किन रेड की बजाय पेल नजर आएगा, जर्द नजर आएगा। इसको पालक कहते हैं। समझ नहीं आई आप लोगों को? ठीक है। तो फाइंडिंग्स क्या होंगी, यानी टेस्ट जब हम करवाएंगे तो इस बंदे के ब्लड के अंदर भी कैटेकोलामाइन ज्यादा होंगे। कैटेकोलामाइंस किसको कहते हैं? एपिनेफ्रिन, नॉरेपिनेफ्रिन, डोपामिन। तो जाहिर है जो ट्यूमर है वहां से बहुत ज्यादा एपिनेफ्रिन, नॉरेपिनेफ्रिन, डोपामिन रिलीज हो रहे हैं, इसलिए इस बंदे के यूरिन में भी और प्लाज्मा यानी ब्लड में भी, दोनों में कैटेकोलामाइन ज्यादा होंगे। और मेटानेफ्रीन्स भी ज्यादा होंगे। मेटानेफ्रीन्स हमारे पास कौन कौन है? HVA और MVA। MVA से क्या है? मिनेलाइल वेंडेलिक एसिड। और HVA भी कुछ वेंडेलिक एसिड है। ये बेसिकली क्या है? ये कैटेकोलामाइन, होमोवेंडेलिक एसिड। ये कैटेकोलामाइन के मेटाबोलाइट हैं। यानी आप जब नॉरेपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन और डोपामीन इनको तोड़ते हो ना, जब ये मेटाबोलाइज होते हैं आपके जिस्म में, टूटते हैं, तो उनसे फिर मेटानेफ्रिन बनते हैं। तो जाहिर है जब आपके जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा कैटेकोलामाइंस रिलीज हो रहे हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरेपिनेफ्रिन, डोपामिन रिलीज हो रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर एपिनेफ्रिन, नॉरेपिनेफ्रिन, डोपामिन ज्यादा है, तो इनकी ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ये आपके जिस्म के अंदर टूट भी रहे होंगे, तो उनसे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनता है, उनको हम मेटानेफ्रिन कहते हैं। इसलिए ये खुद भी ज्यादा होंगे और इनके टूट फूट से जो चीज बनती है यानी मेटानेफ्रिन वो भी ज्यादा होगी। कहाँ कहाँ पे? यूरिन में भी और प्लाज्मा में भी। समझ आइए या नहीं आई? आई सर। अब ट्रीटमेंट क्या है? देखो हमने, जाहिर है ट्यूमर है तो ट्यूमर का तो इलाज क्या है? सर्जरी, ऑपरेशन करके इस ट्यूमर को बाहर निकालना है। एड्रिनल मेडुला के अंदर ये जो ट्यूमर है इसको सर्जरी करके बाहर निकालना है, यानी ट्यूमर की रिसेक्शन करनी है। रिसेक्शन मीन काट के बाहर निकालना है। लेकिन ट्यूमर निकालने से पहले हम इस बंदे को कुछ मेडिसिन देंगे, जैसे हम इसको अल्फा एंटागोनिस्ट देंगे और बीटा ब्लॉकर देंगे। अल्फा एंटागोनिस्ट क्यों देंगे? ताकि सर ब्लड क्यों वेसल देंगे? मिनरल को एरिथ्राइड को ब्लॉक करें। वेरी गुड। देखो ये आपके पास ब्लड वेसल है ना, तो ब्लड वेसल के ऊपर अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं। अगर आप इन पे अल्फा 1 रिसेप्टर के ऊपर नॉरएपिनेफ्रिन अटैच कर दो तो ये ब्लड वेसल को क्या कर देगा? कंस्ट्रिक्ट कर देगा ना।
यस सर। सर तो हम अल्फा एंटागोनिस्ट दे के सारे जिस्म के अंदर जो ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्टेड है, यानी ये वाला प्रोसेस हुआ है, कंस्ट्रिक्शन हुई है, हम अल्फा 1 एंटागोनिस्ट दे के इस रिसेप्टर को बंद कर देंगे ताकि ब्लड वेसल क्या हो जाए, डायलेट। डायलेट हो जाए। तो हम इरिवर्सिबल अल्फा एंटागोनिस्ट दे देंगे, मिसाल के तौर पर फेनॉक्सीबेंजामीन। फेनॉक्सीबेंजामीन क्या है? ये अल्फा एंटागोनिस्ट है, इरिवर्सिबल अल्फा एंटागोनिस्ट। ये दे दिया आपने। यस सर, Yes, sir. दे दिया है। उसके बाद हम बीटा ब्लॉकर्स दे देंगे। बीटा ब्लॉकर्स क्यों देंगे? क्योंकि हार्ट के ऊपर बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं और इन बीटा 1 रिसेप्टर को कौन स्टिमुलेट कर रहा होता है? नॉरेपिनेफ्रिन। इसकी वजह से हार्ट रेट ज्यादा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ज्यादा और हार्ट के ऊपर लोड ज्यादा है। तो हम क्या दे देंगे? बीटा ब्लॉकर दे देंगे। वो आके बीटा 1 रिसेप्टर को भी बंद कर देगा। तो ये जो इजाफी बहुत ज्यादा मिकदार में नॉरेपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा है, ये हार्ट के ऊपर भी काम नहीं कर सकेगा। क्लियर हो गया? यस सर। तो ट्यूमर को काटने से पहले हमने अल्फा एंटागोनिस्ट दे दिया, अल्फा रिसेप्टर ब्लॉक कर दिए, और उसके बाद बीटा ब्लॉक कर दिया, बीटा रिसेप्टर भी ब्लॉक कर दिए, और उसके बाद फिर हम ट्यूमर की रिसेक्शन कर दिए। यानी इरिवर्सिबल अल्फा एंटागोनिस्ट फॉलोड बाय बीटा ब्लॉकर प्रायर टू ट्यूमर रिसेक्शन। प्रायर मीन पहले, यानी ट्यूमर रिसेक्शन से पहले हम बीटा ब्लॉकर और अल्फा एंटागोनिस्ट मरीज को देंगे। ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। अच्छा, अब ये चीज याद रखो कि ये तरतीब याद रखो कि पहले अल्फा रिसेप्टर ब्लॉक करोगे, उसके बाद बीटा रिसेप्टर ब्लॉक करोगे। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या ख्याल है, क्या वजह हो सकती है? सर अल्फा जो ब्लड वेसल में होते हैं ना, इस वजह से सर। ताकि सर पहले सिस्टम को ब्लड प्रेशर कम कर सके, इस वजह से। देखो 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 देखो, गौर से सुनो आप, ये बात गौर से सुनो। न्यूरॉन से क्या रिलीज होता है? नॉरेपिनेफ्रिन। नॉरेपिनेफ्रिन रिलीज होता है यस सर। न्यूरॉन से। नॉरेपिनेफ्रिन, अब लेट सपोज ये ब्लड वेसल है और ये ब्लड वेसल के ऊपर अल्फा 1 रिसेप्टर। तो अल्फा 1 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होते हैं तो ब्लड वेसल की क्या करते हैं? कंस्ट्रिक्शन। इस तरह करते हैं ना। यस सर। यस सर। अब देखो इस बंदे में, और ये लेट सपोज हार्ट है, तो हार्ट के ऊपर बीटा 1 रिसेप्टर है। बीटा 1 रिसेप्टर को भी कौन स्टिमुलेट करता है? न्यूरॉन। न्यूरॉन से जो जो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है, वो बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। इस तरह है ना। यस सर। यस सर, बिल्कुल। नॉर्मली इस तरह होता है, नॉर्मल मिलता है। अब इस बंदे को हो गया ट्यूमर। गौर से सुनो, ट्यूमर की वजह से ब्लड के अंदर क्या आ रहा है? बहुत ज्यादा नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। ये किडनी है, किडनी के ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर एड्रिनल मेडुला है, इसके अंदर ट्यूमर हो गया है, और ट्यूमर की वजह से यहाँ से बहुत ज्यादा एपिनेफ्रिन और बहुत ज्यादा नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होके ब्लड में आ रही। अब ये बहुत ज्यादा नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ब्लड में आ रही। नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। समझ आई या नहीं आई? यस सर। आइए सर। अब गौर से सुनो। अब आप ये नॉरएपिनेफ्रिन इन अल्फा 1 रिसेप्टर के ऊपर भी बैठ सकती हैं और वेसो कंस्ट्रिक्शन करवा सकती हैं, और ये नॉरएपिनेफ्रिन हार्ट के पास भी जा सकती है, बीटा 1 रिसेप्टर पर जाके हार्ट का रेट ज्यादा करवा सकती हैं, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ज्यादा करवा सकती हैं। ऐसा ही है ना। यस सर, इस तरह। आप गौर से सुनो, आखिरी पॉइंट, उसके बाद ये टॉपिक खत्म। अगर मैं बीटा ब्लॉकर दे दूं पहले इस मरीज को, तो बीटा ब्लॉकर आके किस रिसेप्टर को बंद कर देंगी? बीटा 1। तो अब यहाँ ब्लड के अंदर जो नॉरएपिनेफ्रिन था, ये सारे का सारा नॉरएपिनेफ्रिन कहाँ जाएगा? अल्फा 1। अल्फा 1 रिसेप्टर के पास आएगा, क्योंकि वो तो मैंने बंद किया हुआ है बीटा 1। तो जब ये सारे का सारा नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा 1 के पास आएगा,
अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, तो इसकी वजह से ये ब्लड वेसल बहुत ज्यादा वेसोकंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और ब्लड प्रेशर इसकी वजह से आसमान पे पहुंच जाएगा, यानी हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाएगा। समझ नहीं Yes, sir. आई? एक दफा आप सर दोबारा समझाओ। देखो, हार्ट के ऊपर बीटा 1, ये जो आपके पास ब्लड में इतने ज्यादा नार एपिनेफ्रिन आए हैं ना, और एपिनेफ्रिन एड्रेनल मेडुला ट्यूमर बहुत ज्यादा आए हैं ना, अब यस ये सर। मुख्तलिफ जगहों पे जा सकते हैं। जैसे ये बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर सकते हैं जो कि हार्ट के ऊपर है, और अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर सकते हैं जो कि ब्लड वेसल। अगर ये अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करें तो इसके नतीजे में ब्लड वेसल क्या हो जाता है? कंस्ट्रिक्टेड, और ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? ज्यादा। ज्यादा। और अगर ये हार्ट को स्टिमुलेट करें तो हार्ट का रेट क्या हो जाता है? ज्यादा। ज्यादा। इस तरह होता है ना नॉर्मली, यस सर। इस तरह होगा। अब आपने इन दोनों रिसेप्टर में से कौन से रिसेप्टर को पहले बंद करना है? ये मैं बता रहा हूं कि आपने पहले अल्फा 1 रिसेप्टर को बंद करना है। अल्फा 1 एंटागोनिस्ट पहले देनी है। क्यों? अगर आप बीटा 1 दे दो पहले, बीटा ब्लॉकर दे दो, तो बीटा ब्लॉकर आके बीटा 1 रिसेप्टर को बंद कर देगी ना। यस सर। यस सर। तो अब यहाँ पे जो इतना सारा नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हुआ था, ये सारे का सारा नॉरएपिनेफ्रिन कहाँ जाएगा? Alpha 1 पे। अल्फा 1 रिसेप्टर। अल्फा 1 को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से ये इतना सारा नॉरएपिनेफ्रिन सारे का सारा आके जब अल्फा 1 को स्टिमुलेट करेगा तो ब्लड वेसल के अंदर बहुत ज्यादा वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होगा। Yes, sir. यस सर। होगा ना? यस सर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम पहले अल्फा 1 रिसेप्टर को बंद कर लेते हैं ताकि जो नॉरएपिनेफ्रिन है ये हार्ट के पास जाए, और उसके बाद फिर हम बीटा ब्लॉकर देके हार्ट वाले रिसेप्टर को बंद कर दें, और फिर हम इस ट्यूमर को काट। पहले अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉक करो, फिर बीटा रिसेप्टर ब्लॉक करो। इरिवर्सिबल अल्फा एंटागोनिस्ट यानी अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर फॉलोड बाय बीटा ब्लॉकर। समझ आइए? यस अब सर। ये क्यों जरूरी है? अल्फा ब्लॉकर must be achieved before giving beta blocker to avoid a hypertensive crisis। पहले आपने अल्फा रिसेप्टर ब्लॉक करने हैं, बीटा रिसेप्टर से पहले अल्फा रिसेप्टर ब्लॉक करने हैं, कि ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा ना हो जाए। जब हाई ब्लड प्रेशर हद से ज्यादा हो जाए तो हम इसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं। तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस से बचने के लिए आपने पहले अल्फा रिसेप्टर ब्लॉक करते हैं, फिर बीटा रिसेप्टर ब्लॉक करते हैं। समझ आइए? यस सर। यस सर। तो ये जो है हमारे पास फियोक्रोमोसाइटोमा। क्लियर हो गया ये सारा? यस सर। तो वो आपको वैसे केस इस तरह दे सकता है कि एक यंग एडल्ट बंदा है और उसको एपिसोडिक हाइपरटेंशन होती है, स्पेल्स की शक्ल में। कभी ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, कभी नॉर्मल होता है, साथ में उसको पल्पिटेशंस भी होती है, स्वेटिंग भी ज्यादा होती है, हेडेक भी होता है, सर के अंदर पेन। तो वो बेसिकली फियोक्रोमोसाइटोमा के बारे में पूछना है। ठीक है। नेक्स्ट अब है ये न्यूरोब्लास्टोमा। ये भी एड्रिनल मेडुला का ट्यूमर है, लेकिन कहाँ पे? मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल मेडुला इन चिल्ड्रन यूजुअली लेस देन 4 ईयर। जिनकी उम्र 4 साल से कम होती है उन बच्चों में ये ट्यूमर होता है। समझ आइए? यस सर। और मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज एब्डोमिनल डिस्टेंशन। यानी पेशेंट जब आपके पास आएगा ये बच्चा, तो आप इसके ये कहेंगे कि इसका पेट जो है वो फूल गया है, एब्डोमिन डिस्टेंडेड हो गया है। ठीक है। और जब आप उसके पेट के ऊपर हाथ रखोगे तो आपको एक फिरम, फिरम मीन FIRM, फिरम इर्रेगुलर मास आपको महसूस होगा कि इसके पेट के अंदर एक सख्त सख्त और इर्रेगुलर सा एक मास है, कोई चीज है अंदर। ठीक है। और ये चीज क्रॉसेस द मिड लाइन। यानी क्या मतलब ये कि ये अगर बच्चे का पेट है ना, ये बच्चे का पेट, तो आपको महसूस होगा कि इस बच्चे के पेट के अंदर ये बच्चे का
पेट का मिड लाइन है, पेट का दरमियाना है। तो आपको महसूस होगा कि इस बच्चे के पेट के अंदर तो एक चीज है, एक मांस है, और ये मांस, इस मांस ने सेंट्रल लाइन को भी क्रॉस किया हुआ है। समझ नहीं आई आप लोगों को? हाँ ये सर। तो यही बात उसने की कि अक्सर मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज एब्डोमिनल डिस्टेंशन, यानी पेट फूला हुआ होता है, और जब आप उसके ऊपर हाथ रखते हो यू कैन फील ए फिरम एंड इरेगुलर। इरेगुलर का क्या मतलब है? ये देखो, ये रेगुलर है, आप हाथ रखो साइडों से रेगुलर है, लेकिन अगर इस तरह हो तो ये इरेगुलर है। तो इस तरह एक इरेगुलर मास होता है, देखो ना, ये इरेगुलर। तो एक इरेगुलर मास होता है दैट कैन क्रॉस द मिड लाइन। अब बच्चों में एक और ट्यूमर होता है जिसको कहते हैं विल्म्स ट्यूमर, वो एक और चीज है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो किडनीज के साथ उसका ज्यादा एसोसिएशन, वो यूनिलैटरल होता है, यानी उसमें भी पेट के अंदर आपको एक मास महसूस होता है, लेकिन वो मास एक साइड पे होता है। जो मिड लाइन है पेट की, जो मिड लाइन है दरमियान वाली जो हिस्सा है, इसको क्रॉस नहीं करता। न्यूरोब्लास्टोमा में जो बच्चे के अंदर जो मास होता है वो मिडलाइन को वो क्रॉस करता है। विलियम्स ट्यूमर बच्चों में एक और ट्यूमर है, ये भी पेट की डिस्टेंशन के साथ आएगा, पेट के अंदर एक मास होगा, लेकिन विलियम्स ट्यूमर में मास जो है वो स्मूथ होता है और एक साइड पे यानी यूनिलैटरल होता है। जबकि न्यूरोब्लास्टोमा में ये जो ट्यूमर है ये फिरम यानी सख्त होता है और मिड लाइन को क्रॉस करता है। विलियम्स ट्यूमर में एक साइड पे होता है, यानी मिड लाइन को क्रॉस नहीं करता। अब ये पेशेंट आपके पास लेस लाइकली टू डेवलप हाइपरटेंशन, अगरचे इससे भी अम, अ, जो जो ब्ला इसमें बेसिकली जो न्यूरोब्लास्टोमा है ना, इसमें एड्रेनल मेडुला के अंदर जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो ब्लास्ट सेल्स होते हैं, इसलिए इसको ब्लास्टोमा कहते हैं। और ब्लास्ट सेल इमेच्योर सेल्स होते हैं, ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज नहीं कर सकते, नॉर्मल नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज नहीं कर सकते, इसलिए ये ब्लड प्रेशर को हाई नहीं करते। हाई नहीं कर सकते, इसलिए दे लेस लाइकली टू डेवलप हाइपरटेंशन एज कंपेयर टू फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा में तो ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होता था ना, क्योंकि उसमें और एपिनेफ्रिन और डोपामिन वगैरह नॉर्मली रिलीज होते थे ज्यादा मिकदार में। ये जो न्यूरोब्लास्टोमा है ये एड्रेनल मेडुला के अंदर ब्लास्ट सेल्स का ट्यूमर है, और ब्लास्ट सेल इमेच्योर सेल्स होते हैं, उनसे एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन वगैरह नॉर्मल प्रोड्यूस नहीं होती, इसलिए ये एबनॉर्मल एपिनेफ्रिन और एबनॉर्मल नॉरएपिनेफ्रिन ब्लड प्रेशर को नहीं बढ़ाती। इसमें भी यूरिन के अंदर और प्लाज्मा के अंदर आपके पास कैटेकोलामाइन के जो मेटाबोलाइट्स हैं जैसे HPA एंड VMA, ये क्या होंगे? हाई, क्योंकि जाहिर है इन सेल से भी क्या रिलीज हो रहे हैं? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन, लेकिन ये नॉर्मल एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन नहीं है, खराब है, किसी काम के नहीं है। लेकिन इनको भी अगर आप तोड़ो तो इनका मेटाबॉलिक प्रोडक्ट क्या है? कैटेकोलामिन के भी, इसके इन कैटेकोलामिन्स के भी मेटाबोलाइट्स क्या हैं? यही है HPA और VMA जो फियोक्रोमोसाइटोमा में थे। समझ नहीं आई आप लोगों को? आइए सर। ये हो गया। और इसके अलावा इन लोगों में बी न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेज ये पॉजिटिव होगा। बोम्बेसिन जो है ये भी मौजूद होता है इन कैंसर सेल्स के अंदर। न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेज भी मौजूद होता